हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे M&A डील की लाइफ साइकिल क्या होती है। इसमें 10 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। डील कैसे ओरिजिनेट होती है और कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है, कैसे लास्ट में डील क्लोजर और डील अनाउंसमेंट की प्रोसेस होती है। ये वीडियो देखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि अगर आप इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग और मेकिंग योर टारगेट एज अ जॉब इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपका एम्बिशन है दैट यू वांट टू मेक योर करियर इन M&A, or even if you are just a finance student who's enthusiastic towards exploring a career in investment banking and finance, तो आपको इस छोटे से वीडियो से पूरा एक इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। ठीक है। नंबर वन, वीडियो विल बी नॉट अ एंटरटेनिंग वीडियो, इट विल बी अ लर्निंग वीडियो। तो just prepare for that this is a learning session and not some quick entertainment or some real kind of a session. Apart from that, मेरी स्पीड थोड़ी स्लो होती है वीडियो में, वो आपको ऑलरेडी पता है। रीजन बीइंग आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन डिटेल, इन डेप्थ, कि आपको बाद में कभी रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। ये स्लाइड आपको अगर चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके साथ हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिए एंड यू विल बी अपडेटेड विथ few things which we are doing outside social media. Now we'll just start. Whenever you will be working in any of the investment banks, right, definitely one of the most important profile you want to work for, हमने देखा था एक वीडियो में कि इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर क्या क्या डिफरेंट प्रोफाइल्स है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे आप जाके अभी देख सकते हैं। बट और मैं बोलता हूँ पहले वो वीडियो ही देखो, उसके बाद जस्ट सी दिस पर्टिकुलर सेशन। सो इफ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन में काम करना है, and certainly you have to deal with mergers and acquisitions day in day out, so you need to understand that what are the different life stages of a mergers and acquisition cycle, what is the life stage of a deal, and आप हर लाइफ स्टेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या परफॉर्म करता है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, राइट। एंड और एक चीज़ और बताता हूँ, तो ये 10 टोटल लाइफ स्टेजेस हैं which starts with acquisition strategy and ends with closure announcement. अब इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो बिगनिंग की स्टेज होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो 3 स्टेजेस हैं, these will be beginning stages, these will be your middle stages, and definitely the other chunk will be your end stages. So I'll just differentiate it. So this is like this is stage 1, this is stage 2 and this is stage 3, राइट। अगर हम लाइफ स्टाइल को 3 ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड करें, मैंने ऐसा क्यों करा है कि आपने 10 स्टेजेस को 3 स्टेज में क्यों करा है, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये स्वैप हो सकता है। लाइक कई जगहों पर दे प्रेफर टू स्टार्ट अ ड्यू डिलिजेंस इवन बिफोर कंडक्टिंग वैल्यूएशन, राइट, और इवन बिफोर जस्ट टारगेट स्काउट हुआ एंड स्टार्ट डूइंग वैल्यूएशन ऑन इट, अपने क्राइटेरिया को मीट कर गया। तो कई लोग बोलते हैं कि पहले हम थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करेंगे, देन after valuation is finalized and it is well within the budget, then we will do the enhanced valuation, due diligence. And तो इसीलिए just wanted to make you understand कि आप spirit को समझो, broadly समझो कि ये चीजें होती हैं। okay, now number 1, acquisition strategy is your first stage or first primary stage, जहां पर आप आइस ब्रेकिंग मीटिंग्स करते हो with your client. Now, say for example, you are over here, you are HSBC Investment Bank. Okay, just taking example, not related with them. We are HSBC Investment Banking, right? And we have a particular buyer, a particular customer who want to buy or invest in particular business or want to acquire a particular company, right? So first जो stage होती है जहां पर kick off होता है आपके प्रोजेक्ट का, that is meeting with acquirer, राइट, कि जो भी आपका क्लाइंट है जिसके बिहाफ पर आप बाकी सब काम करोगे, आप उससे एक बार मुलाकात करते हो एंड यू गॉट टू अंडरस्टैंड द क्लियर आइडिया, राइट, कि भाई आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। क्योंकि आप जितना किसी भी चीज़ को आप जितना ऑब्जेक्टिव रखोगे, इट विल बी गुड फॉर यू। आप एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, राइट। तो वो बोलेगा आपको कि नहीं, आई वॉन्ट टू एक्वायर मैं सप्लायर की राइजिंग कॉस्ट से बहुत परेशान हूँ, राइट, सो आई वॉन्ट टू एक्वायर अ कंपनी विच इज वेरी सिमिलर टू माई सप्लायर, right, or very similar to my distributor, which is very similar to my supplier, or which is very similar to my distributor. This is your vertical merger, you know that. या कोई बोलता है कि नहीं, we are currently dealing with software development, let's
acquire a company which is into data analytics. Now this is a horizontal merger. आपको clear idea लेना है budget क्या है, what is the purpose. The purpose will be defined through this. You will differentiate the nature of your merger, right? What is the budget, right? By when they are expecting to close the deal. How confidential they want the deal to be. Usually ऐसा होता है, कई लोग होते हैं जो खुल के बोल देते हैं कि भाई हम तो उसको एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, रिसेंटली 1 साल पहले आईटीसी ने एक मसाला स्पाइस बनाने वाली कंपनी को एक्वायर करा था, गुड कंपनी. उसने फर्स्ट डे पर ढिंडोरा पीट दिया था कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्वायर दैट कंपनी. एल.एन.टी इन्फोटेक ने जब माइंडट्री को एक्वायर करा था, राइट, तब दे हैव लिटरली ऑन द वेरी डे वन उन्होंने बोल दिया था या तो एक्विजिशन कर लो या फिर विल डू द हॉस्टाइल मेजर्स. दैट कुड बी डिपेंड ऑन द कस्टमर्स नीड. Once that has been finalized, right, the stage 2 is the search criteria. Now you start looking for such companies, such attractive companies. वो you need to identify कि अपने को क्या key criterias हैं जिनके basis के ऊपर we need to identify or we need to search or we need to scout our target. That could be the geography, किस geography के अंदर deal कर रहा है. हो सकता है कि कंपनी को किसी particular state में ही expansion करना है. They want a small regional company over there, or they want to explore or they want to expand their business in US, right, or in UK. So they want to acquire a very small company over there. So geography matters a lot. What is the customer base of the current company? क्या मेरे को उसका सिर्फ know-how का interest है? I'm not interested to run a target company as a standalone business, right? I will merge it into myself. I'll close that company. The only thing I'm interested is कि उसके पास जो know-how है, उसको पता है कि वो चीज़ कैसे होती है, तो मैं वो खरीद रहा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द कस्टमर बेस. वेरेस कई कंपनीज ऐसी होती है जो कस्टमर बेस बाय करने के लिए खरीद लेती हैं. जैसे हम लोगों ने देखा था बहुत सारे बैंक्स के अंदर ऐसे मर्जर्स होते हैं जहां पर द मेन टारगेट इज टू बाय द कस्टमर बेस. लिंक्डइन ने स्लाइड शेयर को खरीदा था, राइट. लिंक्डइन ने, इट्स अ वेरी पॉपुलर मर्जर विच हैपेंड ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, where and SlideShare is also one of the most popular slide sharing company, and LinkedIn was again. तो LinkedIn ने जब SlideShare को खरीदा या Microsoft ने जब LinkedIn को खरीदा, तो idea was to also acquire that customer base, that active customer base which is on the platform, right? So that could be one of the criteria. One of the criteria could be, we want a company जिसका margins अच्छा हो, जिसका मतलब financially आप कुछ target रख सकते हो कि नहीं, ROCE इतना होना चाहिए, return on capital employed इतना होना चाहिए, return on equity इतना होना चाहिए, return on capital investment इतना होना चाहिए, या फिर वो कंपनी का किसी पर्टिकुलर सेक्टर में डोमिनेशन होना चाहिए, कोई मोनोपोली होना चाहिए, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग मोट होना चाहिए. दैट कुड बी वन ऑफ द क्राइटेरिया विच वी कुड. एंड ये पूरा सब्जेक्टिव होता है. आप ये चीज समझो कि ये ऐसे स्टेज 2 के अंदर ये काम होता है कि आपको क्राइटेरिया डिसाइड करना है. ओके. स्टेज 3 इज यू यूज द क्राइटेरिया एंड यू आइडेंटिफाई द टारगेट. टारगेट आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? डेफिनेटली फर्स्ट सोर्स इज योर इंटरनेट, राइट, कि आप इंटरनेट के थ्रू टारगेट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, गूगल सर्चेस के थ्रू. सेकेंड इज योर कैपिटल IQ और ब्लूमबर्ग or such paid databases, right? Third is your investor meets. Fourth is your angel networks. So definitely target searching, अगर आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अभी अभी ज्वाइन करी है या आप करने का सोच रहे हो, तो ये काम आपके लिए है ही नहीं बॉस. You have no role to play in this job. ये कुछ तरीके हैं. हाँ, डेफिनेटली दे विल मेक यू सिट डूइंग सम रिसर्च अराउंड इट. क्या इंटरनेट पे सर्च करो कि ऐसी कौन सी कंपनीज है, आप कैपिटल IQ पे सर्च करो, ब्लूमबर्ग पे सर्च करो, रॉयटर्स पे सर्च करो, मर्जर मार्केट पे सर्च करो. दीज ऑल आर पेड डेटाबेसेस विच इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यूज. अगर आप चाहते हो उस पर कोई वीडियो बनाना है, आप कमेंट में लिखो. आप इवन ड्यूरिंग दिस लेक्चर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसपे वी वांट टू अंडरस्टैंड मोर and you want me to explain that, please let me know in the comment and I'll do it. Okay. Now, investor meets or angel networks. Usually जो investment banking partners होते हैं, they go for investor meet, they go for angel networking. मैं एक एक करके समझाता हूँ. investor meet में क्या होता है usually? So कोई एक कंपनी है, जैसे एक कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी है, Sunicon Ventures, right? So
again, it's a very small company with a founded by a very young chartered accountant, passed very recently, like 3-4 years back. And he started this venture, and वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर की मीट रखते हैं, इन्वेस्टर को एक 5 स्टार जैसे सेटअप में बुलाते हैं, a good professional setup where they host a small high tea kind of a thing for investors, and उस point of time के ऊपर they also invite few of the startups, those who are looking for the funding. So they are basically arranging a live platform for startups and for startups and investors to meet and discuss. अब वो the main purpose is not to raise funding, समझ रहे हो? The main purpose is कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को समझे. यहां पर इन्वेस्टर मीट्स के अंदर सी फंडिंग, स्पॉट फंडिंग मिल जाती है, राइट, बट ये चीज है, ये थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग पे ज्यादा फोकस करता है कि भाई आप कनेक्ट में आओगे, आप 5 बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हो, यू अंडरस्टैंड ना, आप एक छोटे से स्टार्टअप को आपने भी यू जस्ट रेज्ड इट एज अ बेबी एंड यू वांट अ फंडिंग ऑफ से $10 million. कोई बहुत बड़ी फंडिंग नहीं है, 70-75-80 करोड़ रुपए आपको चाहिए, एंड यू आर रेडी टू डाइल्यूट 10-20%, 30% इक्विटी फॉर दैट 10 million. अब आप डेफिनेटली यू आर लुकिंग फॉर, क्योंकि आप किसके पास जाओगे, मतलब 80 करोड़ रुपए कोई नॉर्मल आदमी के लिए छोटी रकम है नहीं. बैंक से आप यू डोंट वांट द इंटरेस्ट लोडेड फंडिंग, तो यू आर जस्ट ब्लैंक कि मैं कहाँ पर जाऊँ, हु विल इन्वेस्ट इन माई स्टार्टअप. उस केस के अंदर इन्वेस्टर मीट्स काम आती है. डेफिनेटली आपका इतना नेटवर्किंग होना चाहिए कि आपको उसमें इन्विटेशन मिले. एंड एंजल नेटवर्किंग इज समथिंग जहां पर ग्रुप ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल दे सिट टुगेदर विद द पर्पस टू इन्वेस्ट ऑन द स्पॉट इन्वेस्टमेंट. जैसे प्राइवेट शार्क टैंक बोल सकते हो आप इसको अपना, कि वो एक क्लोज लोगों का क्लोज सर्किट शार्क टैंक है, जहां पर वो मिलते हैं और इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. इमीडिएटली ना भी करे बट एक बहुत स्ट्रांग वन बना लेते हैं. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट इन्वेस्टमेंट. तो आपके जो इन्वेस्टमेंट बैंक पार्टनर्स हैं, दे आर वेरी फ्रीक्वेंट in these arenas. Now the third is acquisition planning. Third or fourth is acquisition planning, where once you identify the target, यहाँ पर आप target के साथ first time deal करते हो, ठीक है. आप उसमें उससे समझते हो कि what are their business model, how they're operating. अगर कोई चीज़ है जो extraordinary आपको attract कर रही है, जैसे इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग मार्जिन इज 10-15%, बट टारगेट का ऑपरेटिंग मार्जिन इज गोइंग अराउंड 18-19-20%. ओके, तो आप या 25-30%, तो आप उससे वो चीज़, उन चीज़ों पे समझते हो, आप उनकी कुछ बॉटल नेक्स हैं, उनके रिस्क क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर आप टारगेट से डायरेक्टली बात करते हो. आप ये पूरी प्रोसेस के दौरान जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये है कि टारगेट को अगर मैं एक्वायर करता हूँ, एक टारगेट कंपनी को मैं HSBC बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, अपने कस्टमर के लिए अगर एक्विजिशन रिकमेंडेशन भेजता हूं कि हाँ इस टारगेट को एक्वायर करो, तो वो टारगेट क्या वैल्यू ऑफर कर रहा है डील को और मेरे कस्टमर को, राइट. डील को वैल्यू कैसे ऑफर कर रहा है? डील को वैल्यू ऑफर कर रहा है कि प्राइस वाइज वैल्यू ऑफर कर रहा है कि मैं वैल्यूएशन निकालूंगा और उससे कम पे मान गया. हो सकता है मुझे प्रीमियम भी पे करना पड़े, हो सकता है मैं डिस्काउंट में एक्वायर कर लूँ. मेरे कस्टमर को क्या वैल्यू एक्वायर कर रहा है, उसका जो पर्पज था, राइट, द पर्पज, whether that purpose is getting solved or not, that is most important for me. Okay, and I will gather all the basic information which is required, और वो भी अगर interested होगा तभी वो इस स्टेज तक पहुंचेगा ना. So यहाँ पर आप क्या information लोगे? यहाँ you will obtain historical financial statements, right? You will obtain projected financial statements कि भाई आपका projection क्या है, ठीक है. You will obtain board notes of last 2 years, 3 years. You will obtain audit reports over here, ठीक है. आप उनसे audit reports वगैरह सब ले लोगे. You will obtain their capex plans if they have any in writing, ठीक है. You will obtain their credit risk ratings अगर कंपनी ने करा रखी है तो. You will obtain a confirmation that there was no criminal charges against company. इसका आप confirmation ले सकते हो उनसे, ठीक है. और 50 चीज़ें आप ले सकते हो. मैंने एक बहुत broad level पे आपको बताया कि अभी आप क्या basic चीज़ें हैं जो which you can obtain for. ये information लेके मैं क्या करूँगा? Now I will jump to my stage 5, which is doing valuation modeling. जो भी information मैंने उससे ली है, right, financials, projected, this, that, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने उनसे ली है, उससे नाउ आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ मॉडल.
एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज इज कि मैं एक वैल्यू के ऊपर आ जाऊं, ठीक है, कि दिस इज दिस $1,000,000, कि जो टारगेट की हम बात कर रहे हैं वो इतना वैल्यू पे आके गिरेगा. ओके, ऑल्सो वो उतना वैल्यू पे आके गिरेगा. ओके, ऑल्सो we'll prepare फुटबॉल फील्ड एनालिसिस. फुटबॉल फील्ड एनालिसिस में क्या होता है, यू आर गिविंग देम अ व्यू, बेसिक व्यू. मैं बहुत स्मॉल में समझा देता हूँ. ये डिफरेंट वैल्यू है, जैसे ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ठीक है. और आप उनको समझाने की कोशिश करते हो कि भाई आपका जो वैल्यू है वो अगर मैं DCF के थ्रू कर रहा हूँ, इफ़ आई एम यूजिंग DCF एज अ वैल्यूएशन मॉडल, ठीक है, इफ़ आई एम यूजिंग DCF एज अ वैल्यूएशन मॉडल, डोंट वरी, नॉट रिटन एनीथिंग, तो आपका वैल्यू इस रेंज से इस रेंज में आके गिर रहा है, ठीक है. अगर मैं मल्टीपल अप्रोच यूज करता हूँ, ठीक है, तो आपका वैल्यू इस रेंज से इस रेंज में आके गिर रहा है. इफ आई एम यूजिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, देन योर वैल्यू इज समवेयर ओवर हियर. तो उसको एक व्यू मिल जाता है, उसको एक पूरा फुटबॉल. इफ यू वांट, दिस इज अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, इट कुड बी वन ऑफ द डिटेल्ड टॉपिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक योर करियर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. तो अगर आपको चाहिए कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर अ वीडियो, कमेंट में बताओ आप. ओके, और एक चीज, अभी तक देख रहे हो, ठीक है, सब्सक्राइब करानी है, फटाफट पहले सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ेंगे. एंड तुरंत साथ में वीडियो लाइक करो. आई एम सीइंग दैट, सी आई एम पुटिंग एफर्ट टू मेक यू थिंग्स लर्न जो आपको बहुत इजीली कहीं पर नहीं मिलेगी, राइट. आई trying to become your mentor, and that is the entire objective of starting recording and putting the videos on YouTube, because I was mentoring a lot of students uh, privately, but now I really want to scale up in terms of benefiting majority of student. कि यार जितने ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट हो पाए उतना बेटर है, क्योंकि मेरे एफर्ट्स तो लगे रहे, मैं एक के पीछे मेहनत करूंगा इससे बेटर है आई वांट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. ओके, नाउ वंस दिस स्टेज इज बीन कंप्लीटेड एंड योर क्लाइंट, जिसको आपने फुटबॉल फील्ड एनालिसिस भेजा था, एक बजट भेजा था, बजट वैसे आपको पहले भी पता था, आपको पता है कि क्लाइंट ने ओके बोला है कि चल भाई ठीक है, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, राइट. मतलब वी कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर कंपनी. देन द नेगोशिएशन स्टार्ट्स. ओके, नेगोशिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, डेफिनेटली जो वैल्यू आपने निकाली है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने $10 million की वैल्यू निकाली है कंपनी की, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम $10 million प्लस अगर आपको लगता है कि यू कैन ऑफर सम X% ऑफ प्रीमियम और यू वांट सम X% ऑफ डिस्काउंट, यू विल अकाउंट फॉर इट. डेफिनेटली द ऑफर शुड बी रीजनेबल. हॉस्टाइल, देखो हॉस्टाइल मर्जर्स एक्विजिशन हमेशा हो जाते हैं, बट जहां तक स्टडीज रही हैं, रिसर्चेस रहे हैं, हॉस्टाइल मर्जर्स एक्विजिशन कभी भी सिनर्जी क्रिएट नहीं कर पाते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. किसी की इच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती उसको उठा रहे हो. व्हाट अडानी डिड विद NDTV और व्हाट L&T डिड विद माइंडट्री, राइट. इट्स जस्ट दैट यू हैव द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, राइट. यू कैन डिप्लॉय एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल, डज नॉट मीन कि आप उसको ओपन ऑफर की धमकी दे रहे हो कि आई विल स्टार्ट बाइंग शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक, राइट. सबसे फॉर एग्जाम्पल अडानी इंडस्ट्रीज है. ओके, अडानी इंडस्ट्रीज ने सोचा कि मैं NDTV उठाऊंगा, अभी तो दे हैव डन इट, राइट. आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल हाउ थिंग्स वर्क एंड हाउ few things could be unreasonable, and any kind of unreasonable offer is bad, whether it is on a higher side or on a lower side. 10 मिलियन की कंपनी है, मेरे को पता है वैल्यूएशन 10 मिलियन है, मैं उसको बोल रहा हूँ 2 मिलियंस में विल यू कम सेल योर कंपनी, दैट इज अनरीजनेबल, राइट. 10 मिलियन वैल्यूएशन, यू आर सेइंग दैम 20 मिलियन के अंदर बिकोगे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अनरीजनेबल एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेज है. अब अडानी, जस्ट बिकॉज यू हैव अनलिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, यू आर अ डिस्ट्रक्शन मशीन. आप क्या करोगे, आप किसी भी बिजनेस में आ जाओगे एंड यू विल स्टार्ट गिविंग फ्रीबीज एंड यू विल डिसरप्ट दैट इंडस्ट्री. ओके, सो उस केस के अंदर अडानी को अगर ये समझ में आ गया कि मेरे को NDTV खरीदना है, बहुत बोलता है आजकल, ओके, बहुत बोल रहा है, ये पोर्ट से ये निकल रहा है, वो पोर्ट से वो निकल रहा है, ओके, आई वांट टू बाय दिस कंपनी. तो अडानी के पास, एंड इफ यू वांट आई कैन मेक द वीडियो ऑन दिस टू कि वो एक्विजिशन कैसे हुआ, बट अडानी के पास अभी कोई दूसरा सोर्स नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल % ऑफ इक्विटी करंटली. ओके, तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या करी, यहां तक आए, यहां तक आ गए, नेगोशिएशन की स्टेज तक आ गए, सब कर लिया, पहले शरीफ रास्ते से चलेंगे, बट एक ऑफर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं यार, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमको नहीं बेचना आपकी हमारी कंपनी, अडानी को नहीं बेचना है. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल इस लेवल तक आने तक इन्वेस्टमेंट बैंक HSBC ने कॉन्फिडेंशियल रखा था कि हु वांट टू बाय यू.
ठीक है, यहाँ पर तो क्योंकि दोनों बायर सेलर मिले भी नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंक इज इन बिटवीन, तो उसने कॉन्फिडेंशियल रखा था कि भाई देयर इज आवर कस्टमर हु इज इंटरेस्टेड टू बाय सम स्टेक इन योर कंपनी। बट जैसे ही पता चला एनडीटीवी को कि इट इज अडानी, तो वो बैक फायर कर गया कि नहीं, इट इज अगेंस्ट आवर आइडियोलॉजी दिस दैट। अडानी को ये बात मन पे लग गई कि बोले यार ऐसी कैसी बात कर रहा है आइडियोलॉजी की, क्या हमारी आइडियोलॉजी खराब है क्या? ओके, द व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज, उसने बोला ठीक है, साम दाम दंड भेद सब करो, अगर घी टेढ़ी उंगली से ना निकल रहा है तो ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, स्ट्रैटेजी बनी। अब ये हॉस्टाइल एक्विजिशन स्ट्रैटेजी बनेगी। ये बहुत एग्रेशन के साथ काम होता है। कई इन्वेस्टमेंट बैंक्स इसमें काम करती हैं, कई नहीं करती हैं, फॉर द मैटर ऑफ एथिक्स। ओके, जितनी बड़ी बैंक्स हैं वो सब करती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अनएथिकल है, बट जो छोटी बैंक्स हैं उनका एथिक्स स्ट्रांग है। ओके, दे हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर एथिक्स। सो व्हाट दे डू इज दे विल जस्ट अनाउंस इन द मार्केट, जब एनडीटीवी का प्राइस 150 रुपीज चल रहा है, ठीक है, तब अडानी की तरफ से मार्केट में एक अनाउंसमेंट आती है कि अगर आपके पास एनडीटीवी के शेयर्स हैं, क्योंकि उसको पता है कि 32% स्टेक पब्लिक के पास है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और प्रमोटर के पास 20% स्टेक है और बाकी स्टेक एफआईआईस के पास है। पहले वो बाकी स्टेक एफआईआईस के पास है, ठीक है, तो पहले वो एफआईआईस के पास जाता है, एफआईआईस को मना कर देती है कि नहीं भाई हमारा भी लिक्विडेशन करने का कोई प्लान नहीं है, इट इज अगेंस्ट आवर इन्वेस्टमेंट मैंडेट ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके पास है कि अगर ये 32% में से अगर मैं 20% प्लस खरीद लूँ तो आइडली कंपनी को कंट्रोल तो मैं कर लूंगा, 21% भी हो गया तो आई विल कंट्रोल इट, राइट। बोर्ड तो मेरे साथ है ना, बिकॉज आई जो एफआईआईज हैं दैट विल बी विथ मी, बिकॉज दे नो दैट आई कैन रन दैट कंपनी प्रोफेशनली। बहुत बड़ा ग्रुप है मैं, ठीक है, ये छोटा ग्रुप है। सो उस केस के अंदर 32% को एक्वायर करने के लिए जब उसका प्राइस 130 रुपीज के आसपास चल रहा है, तब अडानी का ओपन ऑफर आता है मार्केट में कि भाई जिसको भी एनडीटीवी का शेयर बेचना है मुझे बेच दो, मैं 175 में खरीद लूंगा, ठीक है। डेफिनेटली ये एनडीटीवी का शेयर प्राइस आप देखोगे तो इट वाज ऑलमोस्ट डेड फॉर सो मेनी ईयर्स, और अगर वो डेड ना होता और बहुत एक्टिवली होता तो वो सीधे डबल बोल देता कि मैं 260 में खरीद लेगा प्राइस, सीधे आओ आप एंड आई विल बाय योर शेयर इन 260। ओके, ये ओपन ऑफर आ जाएगा मार्केट के अंदर। मान लो ये अभी तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं आज जाके 120 में खरीद लूंगा, होल्ड कर दूंगा, अडानी को बोल दूंगा मैं बेच रहा हूं आपको 260 में, कर दो, वो यही तो चाहता है। व्हाट ही वांट, दैट्स एग्जैक्टली ही वांट, राइट, कि पब्लिक अब मेरे पास अपना शेयर बेचने आ जाए, ठीक है। मान लो मार्केट ने इस पर रिस्पॉन्ड किया और 120 का शेयर 260 हो गया, तो ही विल इन्फ्लेट द प्राइस फर्दर। ओपन ऑफर में जब होस्टाइल एक्विजिशन होता है तो ऐसे ही होता है बॉस, ठीक है, क्योंकि ये सनकी हो गया। द सेम थिंग व्हाट एलन मस्क डिड विद ट्विटर, ठीक है, वो ठीक है $50 बिलियन में बिक गई, लेकिन अगर वो थोड़ी और भी बोल देते, नेगोशिएशन थोड़ी स्ट्रांग कर देते, अड़ जाते और वो एक सनक चढ़ जाती इसको कि मेरे को तो अब ये कंपनी खरीदनी है। आप सोचो यार, आपके पास थोड़ा सा पैसा होता है, आपको सनक चढ़ जाती है कि मेरे को तो ये बाइक खरीदनी है और आप खरीद लेते हो, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उसके दिमाग में अगर आ गया कि मेरे को कुछ खरीदना है तो हाउ यू कैन स्टॉप हिम, राइट। तो ये 500-600 तक चले जाते हैं इस टाइम पर प्राइस, और वो चीज़ अडानी एनडीटीवी के साथ भी हुई है, आप देख लो, चेक कर लो, ठीक है। उस टाइम पर जब से उसने प्राइस देना रॉकेट स्टार्ट हुआ है, जस्ट न्यूज़ ब्रेक हुई थी बहुत छोटी सी, एंड इट हैपेंड। तो इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर, स्टेज नंबर 6 में दोनों कंपनीज आपस में नेगोशिएट करती हैं। जितना हेल्दी वे में नेगोशिएशन होता है उतना बेटर होता है। ओके, नाउ ड्यू डिलिजेंस आता है। ड्यू डिलिजेंस में ये इनहैंस ड्यू डिलिजेंस जो होता है, एक बेसिक ड्यू डिलिजेंस पहले हो चुका होता है जब आप टारगेट स्काउट करते हो उसके पहले कि हाँ सब ऊपर से ठीक लग रहा है, ओके। नाउ इट कम्स टू इनहैंस ड्यू डिलिजेंस, राइट। जब वो होता है तब यूजुअली होता है जब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि कंपनी इज नाउ इंटरेस्टेड, कि वो बेचने को तैयार है उसका स्टेक हमें, ठीक है। इसका मेन एम होता है फाइनल कंफर्मेशन लेना कि मेरा वैल्यूएशन सब सही है, बट जो वैल्यूएशन का बेसिस है, जो कंपनी ने जो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करी है, राइट, क्या ये इंफॉर्मेशन वैलिड है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करना मकसद नहीं है, आप समझो प्लीज। कंपनी में जबरदस्ती फ्रॉड का एंगल लेके मैं काम नहीं करूंगा कि कंपनी में फ्रॉड ढूंढना है, दैट इज नॉट द इंटेंशन। द इंटेंशन इज कि कोई रेड फ्लैग तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट्स इट। ओके, बहुत बेसिक लेवल पे बट डेप्थ में जाके चेकिंग होती है।
जैसे आप डेटर की क्वालिटी इसमें चेक करते हो, व्हाट इज द डेटर क्वालिटी, व्हाट इज योर अर्निंग्स की क्वालिटी क्या है, ठीक है। आपने जो अमोर्टाइजेशन यूजुअली करा हुआ है वो किन चीज़ों पे करा हुआ है, आपकी इंटेंजिबल जो असेट्स हैं, क्योंकि ये ऐसी हैं जहाँ पर आप बुक एंट्री करके यू डोंट नीड द कैश इनफ्लोज फॉर दिस, ओके। कैश इनफ्लो आउटफ्लो की जरूरत नहीं, स्टिल विल बी एबल टू मैनेज योर प्रॉफिट्स, ठीक है। आपकी जो इम्पेयरमेंट पॉलिसीज हैं, आर दे अलाइंड with Ind AS or acceptable accounting practices? What is your compliances in terms of industry in which you operate? अगर regulated industry है, जैसे मीडिया है, ठीक है, जैसे बैंकिंग है, ठीक है, these are, जैसे फार्मा है, ये सब रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, आपको कुछ ना कुछ कंप्लायंस करने पड़ते हैं। मीडिया भी रेगुलेशन में आता है, बैंकिंग भी रेगुलेशन में आता है, फार्मा भी रेगुलेशन में आता है। उन रेगुलेशंस के साथ व्हाट इज योर कंप्लायंस विद द जनरल लैंड ऑफ द लॉ, ठीक है। अगर आपके पास केसेस हैं, आपके ऊपर केसेस हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। अगर आप 10,000 करोड़ का धंधा लेके बैठे हो और आप बोल रहे हो कि कंपनी के ऊपर एक भी केस नहीं है, दिस इज अनडाइजेस्टेबल, दैट इज फॉल्स, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। तो वो केसेस हैं, उनकी इंटेंसिटी, सीवियरिटी क्या है, उसमें जो हाईएस्ट डिमांड है उसकी वैल्यू क्या है। पता चला कंपनी एक्वायर कर ली, बाद में पता चला कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा है जिसमें 50,000 करोड़ की डिमांड लगा रखी है, ठीक है, 50,000 करोड़ की डिमांड लगा रखी है किसी ने। अब अगर वो 50,000 करोड़ रुपए की डिमांड किसी दिन अगर क्रिस्टलाइज हो गई तो मेरी तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, और मैंने खरीद ली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं कंपनी ने करा हो, ये सब चीज़ें हम ड्यू डिलिजेंस के अंदर सेट करते हैं। इसके बाद वंस द डिलिजेंस इज पॉजिटिव, ठीक है, एक बार वो जब पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद यू विल एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें यूजुअली जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक लीगल टीम होती है उसका मेन रोल होता है। हार्वी स्पेक्टर सूट्स, यू मस्ट हैव सीन दैट, राइट? इट्स हार्वी, राइट? सो वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कॉर्पोरेट लॉयर्स कम्स इनटू पिक्चर इस जगह पर, ठीक है, कि जहां पर एवरीथिंग इज पॉजिटिव और आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना है। एक्चुअल में अगर आप किसी M&A का कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखोगे जहां दो साइजेबल कंपनीज के बीच में मर्जर एक्विजिशन की डील हुई है, तो ये एनीवेयर बिटवीन 400 to 1500 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर क्लॉजेस डले होते हैं कि हमारे हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कोई खराब व्यवहार नहीं होना चाहिए, जो उनकी एग्जिस्टिंग पे स्केल है वो सब मेंटेन होना चाहिए, जो जो साइन हमने करे वो सब, एवरीथिंग इज बीन कवर्ड ओवर देयर। एंड दे ऑल्सो सेट कि भाई एक्सचेंज कैसे होगा, यू विल गिव अस इक्विटी, वी विल गिव यू वॉट। उस चीज का डिसीजन के लिए फिर आप एक्टिव होते हो जहां पर यू विल वर्क ऑन अ फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपका जो क्लाइंट है, जो एक्वायरर है, यूजुअली यू विल वर्क विद इट्स टॉप मैनेजमेंट, CFO के साथ, CFO ऑफिस के साथ आप बहुत एक्टिवली काम करते हो, एंड यू विल अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर कि अब हमको जो टारगेट को पैसा देना है उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर टारगेट ने बोला है कि जो टर्म ऑफ एक्सचेंज, एक काम करो, इक्विटी टू इक्विटी कर दो, ठीक है। इक्विटी टू इक्विटी मतलब NDTV के 10 शेयर्स के बदले में अडानी का एक शेयर दूंगा, 10:1, ठीक है, 10 पे 1, या तो बात खत्म हो गई, ये स्टेज पूरी निगेट हो जाती है, ठीक है। फिर वो दूसरी तरह से डीलिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी एक्वायरर कंपनी है उसने ऑलरेडी सब अरेंजमेंट कर रखा है, इट्स अ कैश रिच कंपनी, रिलायंस जैसी, ठीक है। तो उस केस के अंदर दे माइट नॉट वांट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम टू गेट देयर नोज इनटू दिस, ठीक है। ये कंपल्सरी नहीं है कि ये स्टेज हमेशा हो, कुड डिपेंड ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन, कि वंस दैट इज बीन डन, ठीक है, डेफिनेटली आपको एक्सचेंज को एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब आप किसी कंपनी के साथ एक साइजेबल एरिया पे चले जाते हो, एक साइजेबल सर्टेनिटी आ जाती है कि यू नो नाउ दिस इज, वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू M&A डील लाइफ साइकिल, तो आप एक बेसिक इंटीमेशन उनको करते हो, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी का नाम डिस्क्लोज करो, यू कैन कीप इट कॉन्फिडेंशियल, कि वी आर प्लानिंग टू एक्वायर अ कंपनी विच इज अनलिस्टेड एंड प्राइवेटली हेल्ड कंपनी डूइंग सो एंड सो बिजनेस। वंस दैट इज बीइंग डन, सबसे पहली, एक बार डील क्लोज हो गई आपकी, ठीक है, सबसे पहला इंटीमेशन जो जाता है वो एक्सचेंज को जाता है और सेबी को जाता है, क्योंकि भाई वी हैव क्लोज दिस डील। उसके बाद NCLT को जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, CCI अगर एप्लीकेबल है तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है, ठीक है। वंस दैट इज बीन डन, यू विल डू द अनाउंसमेंट इन पब्लिक, पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाती है,
जो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हुआ था HDFC और HDFC बैंक के केस के अंदर, कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम एक दूसरे को एक्वायर कर रहे हैं और इसमें हमको 1 to 2 years का टाइम लगेगा, एंड ये रीज़न है. मार्केट ने रिएक्शन भी दिया था, बट अगेन दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, यहाँ पर योर डील ऑफिशियली स्टैंड्स क्लोज. यू डू ऑल द रेगुलेटरी फाइलिंग जो मैंने बताया, एंड फाइनली यू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट. ठीक है, ये आपकी मेजॉरिटी डील लाइफ साइकिल के ऊपर बात करी है. अगर आप एज अ लर्नर इस वीडियो में यहाँ तक रुके हो तो प्लीज़ इट्स माय जेन्युइन रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड मुझे आप कमेंट में बताओ अगर यू वांट me to make video on any of the topic which you want, right? Thank you so much for your time. I'm really humble and obliged for that. This is CA Parth Verma. Bye bye.